अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुहाफिल। नाज़रीन, ये मॉर्निंग शो की जो स्लॉट होती है ना, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बहस में हम नहीं पढ़ते कि अच्छी है, प्रोडक्टिव नहीं है, किस चैनल पे किस तरह काम किया जा रहा है, इस बहस पे हम नहीं पढ़ते। फिलहाल थोड़ी देर इसको परे कर देते हैं। लेकिन जो स्लॉट है, इसको देखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली ख़वातीन की, क्योंकि पाकिस्तान में ख़वातीन की तादाद वैसे भी ज़्यादा है। तो इसको प्रोडक्टिव बनाना कैसे है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे लगता है ये स्क्रीन जो होती है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम क्या चीज़ कन्वे कर रहे हैं, कैसे कन्वे कर रहे हैं, कितनी अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, प्रिकॉशंस आपको बताई जाएंगी। ये स्क्रीन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हमारी कोशिश ये है, लाहौर की कोशिश ये है, इस मॉर्निंग प्रोग्राम की कोशिश ये है कि आप में अवेयरनेस जनरेट की जा सके, बताया जा सके कि माशरे में वो चीज़ें जिनको हम बहुत लाइट लेते हैं, दरअसल वो लाइट होती नहीं है। वो चीज़ें जो हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही होती हैं, हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन उनके मसाइल क्या हैं, उन्हें कैटर कैसे किया जा सकता है, ये इस शो का दरअसल मकसद है। और आज इस मकसद को पूरा करते हुए कुछ स्पेशल गेस्ट हमने इन्वाइट किए हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे कि आपके लिए किस हद तक ये शो प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन स्टे ट्यून, आपको हमारे साथ रहना है, क्योंकि आज की डिस्कशन बहुत प्रोडक्टिव है। कैसे इसको आगे लेकर चलेंगे, क्या चीज़ें आपके लिए आज इस प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं, आपको ये बताएंगे। आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद साहब, और ऑर्थोप्लास्टी है, स्पाइनल सर्जरी, और गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हस्पताल से इनका ताल्लुक है। और बहुत सारी बिफोर शो हम डिस्कशन कर रहे थे तो मुझे लगा था ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता, हालांकि मैं इस मौसम में एग्जिस्ट करती हूँ जहाँ पे मैं रोजाना बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ। तो जब मुझे नहीं पता, जो लोग घर बैठे हुए हैं, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, डेफिशिएंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसको कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। आई एम फाइन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इनसे बात करेंगे, उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर साद इलियास इनका नाम है, और ऑर्थोपेडिक, ये भी हमें डिफॉर्मिटी के हवाले से बताएंगे। एलिजारोव, मैं बस प्रोनाउंस करने से पहले भी सोच रही थी कि बड़ी रेशियन वर्ड है और इसकी टर्म क्या है, टर्मिनोलॉजी यूज़ कहाँ पे होती है, इनसे ही जानेंगे। और आपके लिए किस हद तक प्रोडक्टिव है, आपको पता है इस बारे में कि ये चीज़ कहाँ एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली ये चीज़ें हमारे अंदर ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वो बीमारियाँ जिसकी तशख़ीस पाकिस्तान में मुश्किल है, ये वो लोग हैं जो तशख़ीस पाकिस्तान में लेकर आए हैं। ये वो लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, हमें अवेयरनेस देने के लिए काम करते हैं, ना सिर्फ तशख़ीस करते हैं, बल्कि उसका इलाज जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन बनाया जाता है। बहुत सारी मशीनरीज ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती, ऑल ओवर द पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आप दूसरी कंट्रीज़ की बात करें, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करें, तो वो इसके बारे में जानते हैं, हम नहीं जानते। तो तशख़ीस करने के बाद उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन बनाना, ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये आप तक आज पहुँचाएंगे कि ऐसा कौन सा इलाज है जो कि आपको लगता है पाकिस्तान में नहीं हो सकता, लेकिन इज इट पॉसिबल इन पाकिस्तान राइट नाउ? अब ये पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, वेलकम टू द शो। आपसे भी बातचीत करेंगे, उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखते हैं इमदाद हुसैन इनका नाम है, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज़ एंकर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो इनको पाकिस्तान में भी वेलकम करेंगे और हमारे शो में भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वेलकम टू पाकिस्तान। थैंक यू वेरी सर, मच। आपसे भी चिट चैट करेंगे कि हमने एक्चुअली कंपैरिजन करना है, कंपैरेटिवली चीज़ें किस तरह लेकर चलते हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वहाँ पे चीज़ें किस तरह अवेलेबल होती हैं, पाकिस्तान में कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे आज के हम स्पेसिफिक शो में। डॉक्टर नईम से बात कर लेते हैं। नईम साहब, हमने तारुफ में जो चीज़ें मैंने ऐड करनी थी वो मैंने कर ली, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम सवाल करूँ आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम इसको बनाया जाए। ऑर्थोपेडिक है क्या, लोगों को किस हद तक इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसका इलाज कहाँ मुमकिन है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको अपने हॉस्पिटल का बताऊंगा। आई वर्क एट घुरकी हॉस्पिटल, और घुरकी हॉस्पिटल हमने टेक ओवर किया था प्रोफेसर आमिर अजीज़ के साथ, उनकी टीम में इन 2002। और जब हमने इंस्टीट्यूशन शुरू किया उस वक्त वी स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो, और इस 18 साल के सफ़र में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द वेरी काइंड सुपरविजन ऑफ प्रोफेसर आमिर अजीज़, हम इस वक्त वी आर एट द टॉप इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रीटिंग द नंबर ऑफ पेशेंट्स। और सबसे ज़्यादा अगर हम साल में सर्जरीज काउंट करें तो एक साल के अंदर हमने पिछले साल जो हमने सर्जरीज काउंट की, दैट वाज 9000 सर्जरी इन 1 ईयर, विच इज़ नॉट पॉसिबल एनीवेयर इन द कंट्री। और जहाँ तक फैसिलिटी की बात है, वी हैव 280 बेडेड फैसिलिटी फॉर ऑर्थोपेडिक, विच इज़ अगेन द बिगेस्ट इन द कंट्री। और इसी तरह अपार्ट फ्रॉम ट्रीटिंग द पेशेंट्स, हमारे यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्थोपेडिक के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं, यानी कि स्पेशलाइज उनको स्पेशलिस्ट बना रहे हैं। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ट्रेन किए हुए बच्चे पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में, इवन गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, हर जगह हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग माशाल्लाह वेरी वेल। इन 2014
आमिर साहब ने, प्रोफेसर आमिर अजीज़ ने एक आइडिया कंसीव किया. वी वर डूइंग स्पाइन सर्जरी इन 2002, since 2002, but in 2014 we started thinking over the idea कि हमने स्पाइन सेंटर पाकिस्तान में बनाना है. क्योंकि स्पाइन इक्का दुक्का इधर उधर हो रहा था, सिर्फ घुरकी में हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन एज एक प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम रेयर है. जी हाँ, कोई ट्रेनिंग स्लॉट्स हों या हम एक आइडिया दें कि एक सेंटर हो जहाँ पे सारी फैसिलिटी स्पाइन के हवाले से मौजूद हो. तो इन 2014 ये आइडिया कंसीव हुआ एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, एंड विद इन ईयर और 2 हमने इसको डेवलप किया और स्पाइन सेंटर, पाकिस्तान का पहला स्पाइन सेंटर हमने घुरकी में एस्टेब्लिश किया, एंड विच इज़ नॉट द स्पाइन सेंटर फॉर द लोकल फैसिलिटी, बट इट वाज इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बाय AO स्पाइन इंटरनेशनल, जो कि स्पाइन का सबसे बड़ा दुनिया का इदारा है. वी आर द पार्ट ऑफ AO स्पाइन इंटरनेशनल. अच्छा, इसके बाद जब हमने स्पाइन फैसिलिटी शुरू की तो फिर जब हमने उसको इंटरनेशनली रिकग्नाइज करा लिया, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दुनिया से मुख्तलिफ कंट्रीज से लोग हमारे पास पाकिस्तान में आते हैं स्पाइन को सीखने, एंड विच इज़ वेरी रेयर, एंड आई थिंक वेरी ऑफ द फ्यू पीपल दे नो अबाउट इट कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हम दूसरे मुल्कों के लोगों को भी स्पाइन की ट्रेनिंग दे रहे हैं. और ग्रो हम करते रहे और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम ऑर्थोपेडिक के अंदर मुख्तलिफ सब स्पेशलिटीज़ के कंसेप्ट को लेके चल रहे हैं. लाइक क्योंकि ऑर्थोपेडिक एक बहुत वास्ट फील्ड है, और इसके अंदर अब हमने अपने आप को टीम्स में डिवाइड करके उनको उसी हिसाब से हम ट्रेन कर रहे हैं. लाइक हमने बच्चों की ऑर्थोपेडिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी का अलग यूनिट बना लिया. इसी तरह जॉइंट रिप्लेसमेंट जो नए जोड़ डालते हैं उसका हमने अलग अलग फैसिलिटी अपने आप को डिवाइड कर ली है. स्पाइन को अलग कर लिया है, और जिस तरह साथ हमारे साथ बैठे हुए हैं ये डिफॉर्मिटी, टेढ़े पाँव, टेढ़ी टांगे. बात करें बिल्कुल ठीक है, मैं उसको सेकंड करती हूँ, बाद में आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा. एक्चुअली होता ये है कि देखिए, अगर ट्रेनिंग की बात करें, आपने कहा स्पाइन की सर्जरी ट्रेनिंग जो है वो हम बाहर से लोग आते हैं ओवरसीज आकर यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद काम करते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान और मुल्क से बाहर. ऐसा होता है ट्रेनिंग के लिए. अगर बात करें हमारी एविएशन की या व्हाट्सएवर किसी और फील्ड की बात करें तो हम इस काबिल है कि हम ट्रेन करें, लेकिन जहाँ पे हमारी डेफिशिएंसी एग्जिस्ट करती है वो है हमारे सोर्सेज. Exactly. वो मशीन्स जो हमारे पास नहीं है, जो बाहर कहीं भी अवेलेबल होती है, पाकिस्तान में नहीं होती. हम प्रोग्राम से पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि ऐसी मशीन जिसका आप डिस्कस कर रहे थे कि वो कराची में है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोग उसको यूज़ करते हैं. जी, वो अलग से मशीन, उसकी मैं बात करता हूँ. लेकिन जब हम अपने रिसोर्सेज की बात करते हैं ना, तो ये हमने देखा है पाकिस्तान में प्रोफेसर आमिर अजीज साहब के साथ रह के कि अगर बंदे की विल हो ना तो विल पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं. हमने एक आइडिया जनरेट किया और हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम अब इस वक्त अगर आप मशीन्स की या टेक्नोलॉजी की बात करें, हमारे पास स्पाइन टेक्नोलॉजी की ऑलमोस्ट ऑल मशीन्स दे आर अवेलेबल, जो कि इंटरनेशनल अमेरिका इधर उधर हमारे पास सब कुछ है. वी कैन हैव एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी और स्पाइनल मॉनिटरिंग, एवरीथिंग वी हैव इन अंडर द सेम रूफ. तो ये विल के ऊपर होता है, तो विल होनी चाहिए. जी, विल के ऊपर. ठीक है, आप बताइए साथ. देखिए, ये तमाम चीज़ें अगर बीइंग अ यंगस्टर बात की जाए, आप लोग तो डॉक्टर हैं, आपकी स्पेसिफिक फील्ड है, आप लोग स्पेशलाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन अगर यंगस्टर्स की बात की जाए तो ये जो विल वाला एलिमेंट है ना, ये बहुत लैक कर रहा है. ये वाकई मसला है. हाँ, सोर्सेज बहुत सारी जगहों पे अब भी नहीं है, लेकिन अगर आपने एक चीज़ का बेड़ा उठाया कि हाँ हमने ये करना है, इस किस्म के, देखिए आप लोग ये काम करें प्रैक्टिकल, लेकिन आज आप लोग यहाँ मौजूद हैं अवेयरनेस के लिए, तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि किस किस्म की बीमारियाँ जो वो आपके अंदर एग्जिस्ट करती है लेकिन आपको उसका पता नहीं होता. तो ये ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो सर्जरी जो है, इस हवाले से जरा ब्रीफ कीजिएगा. ऑर्थोपेडिक्स जो मेरा स्पेसिफिक फील्ड है, जो डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड इलीज़ारा, उससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उसमें जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो हमारे पास एक अलमिया है कि लोग पहुंचते हैं, वो इतना अपने आप को बिगाड़ के आते हैं, इतनी एज तक आते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका होता है. तो उसमें बेसिक अवेयरनेस, क्योंकि हमारे पास स्कूल लेवल पे, बेसिक हेल्थ लेवल पे कोई इस तरह से स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ नहीं है जो सारी दुनिया में होती हैं, कि स्कूलों में जो स्टाफ नर्सेज होती हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि वो बच्चों की रूटीन एग्जामिनेशंस होती हैं वहाँ पे, कि किसी के अगर पाँव टेढ़े हैं या किसी की कमर टेढ़ी है तो वो स्कूल लेवल पे, बहुत अर्ली लेवल पे पिक हो जाती हैं. और फिर एक प्रॉपर रेफरल सिस्टम होता है कि किस पेशेंट को कहाँ भेजा जाना. अब हमारे पास जो डिफॉर्मिटीज़, जो मैग्नीट्यूड होता है डिफॉर्मिटीज़ का, जो पाँव टेढ़े, कमर आते हैं, किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जब हम अपने केसेस दिखाते हैं तो वो अप्रिशिएट तो करते हैं कि आप इतनी टेढ़ी चीज़ें सीधे कैसे कर लेते हो, लेकिन वो साथ हैरान भी होते हैं कि ये इतना ज़्यादा
मरीज बिगड़ कैसे जाते हैं आपके, अच्छा, सबसे ज्यादा वो इस चीज के ऊपर कि वो बिलीव नहीं कर सकते कि आपके मुल्क में कोई स्क्रीनिंग मैकेनिज्म नहीं है जिसके मुताबिक, जिसके अंडर आप डिफॉर्मिटीज और इस तरह के केसेस को इससे पहले कि वो बिगड़ जाएं आप उनको अर्ली पकड़ लें। तो हमारे यहाँ पे आने का एक बेसिक मकसद ये भी है कि एक बेसिक अवेयरनेस क्रिएट की जाए और इस तरह की कैंपेन्स हमने स्टार्ट कर रखी हैं और इनको थोड़ा प्रमोट किया जाए और आगे लेके जाया जाए ताकि बेसिक हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर्स हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो अर्ली लेवल पे इन डिफॉर्मिटीज उनको आपके पिक कहने का करें। मतलब ये कि चीजों को ग्राउंड पे ही कवर कर लेना बिल्कुल, चाहिए। मतलब वो एज जिसमें बच्चों को अवेयरनेस की जरूरत होती है वो तो ऐसे ही बिल्कुल, गुजर जाती है और बिल्कुल। बीमारी जो है वो परवान आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्टेप बाय बिल्कुल। स्टेप ऊपर बढ़ती जाती है और हम उसका इलाज तब करते हैं जब वो पीक पर पहुंच जाती है, बिल्कुल। जब बाजू का तो उसका इलाज मुमकिन भी नहीं होता। बिल्कुल। तो जो अवाम है, पाकिस्तान के अवाम की अगर बात की जाए तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं नॉर्मली, आपको क्या लगता है कि वो ज्यादातर इस चीज को ही कैटर कर रहे होते हैं कि बहुत एंड पे आके उनको इस बीमारी का पता लगता है? यही वजह होती है। उसमें बहुत सारे फिर फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 होता है कि वो लेट पिक होते हैं और जो हमारे मसाइल हैं वो पेरेंट्स इतना ज़्यादा अटेंशन भी नहीं दे रहे होते बच्चों पे, तो वो इग्नोर हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद पता नहीं होता कि कहाँ लेके जाना है। जो बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको नहीं पता कि कैसे पिक करना है और रेफ़र किसको करना है। तो ये मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जो मिल के एंड रिजल्ट ये निकलता है कि बेचारे सफ़र करते हैं पेशेंट्स, इतनी डिजीज़ आगे प्रोग्रेस कर जाती है जो चलिए, हमारे इस प्रोग्राम का एक मकसद ये है, साथ देखिए आप जो बात कर रहे हैं, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि ये अवेयरनेस जो है वो जनरेट की जा सके, लोगों को पता लगे कि अगर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं भी करती हैं, बीमारी आपको लगता है कि आप लोगों में नहीं है, लेकिन इसका इलाज या इसका टेस्ट या जो एक प्रिकॉशन होती है ना कि आप सोचते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट तो नहीं करी या बाज़ इनहेरिटेड भी होती हैं ये चीज़ें, तो ये आपको पता करने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे इस चीज़ का शिकार तो नहीं है। इस पर बात करेंगे मजीद भी, हमारे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं और प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है वो जारी है, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आज हमारे सेट पर मौजूद है। इमदाद साहब, आप बताइएगा अगर हम कंपैरिजन करें कंपैरेटिवली ये अवेयरनेस और ये सारे इलाज और ये चीज़ें जो हैं किसी भी मुल्क में पाकिस्तान के अलावा ज़्यादा बेहतर तरीके से मिलती हैं या पाकिस्तान में इन जैसे क्रेडिबल लोग मौजूद हैं जो कि काम कर रहे हैं और काम करने के साथ साथ अवेयरनेस भी दे रहे हैं, तो कैसे कंपैरिजन करेंगे? देखें, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स हैं, जैसा कि आपने पहले भी फरमाया कि सिविल एविएशन के शोबे में भी हमने एयरलाइंस तैयार की, हमने एयरलाइंस तैयार की। एमरेट्स जैसी आज टॉप मोस्ट एयरलाइंस जो है वो पाकिस्तान के PIA के हमले ने तैयार की। इसी तरह जो डॉक्टर यहाँ से जाते हैं, जब मैं लंदन में रहता हूँ तो जब हम लोगों को यहाँ से पढ़े लिखे लोगों को वहाँ देखते हैं डॉक्टर्स को, तो बहुत काबिल और लायक लोग होते हैं। हम ये सोचते हैं कि पहली बात तो ये पाकिस्तान से क्यों आए हैं, ज़ाहिर है माशी हालात की वजह से लोग चले जाते हैं। दूसरा, जो अवेयरनेस की आप बात कर रहे हैं, अभी जिस टॉपिक पे हम हैं, अवेयरनेस जो है वो आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि टेलीविज़न एक ऐसा मीडिया है कि जिससे एक ऐसा मीडियम है कि जिससे आप अवेयरनेस आज डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा अहम जो सोशल मीडिया है, तो अगर इस तरह से डॉक्टर हज़रात जो यंग डॉक्टर्स हैं प्रोग्राम्स में आ रहे हैं और आप इनको बुला रहे हैं, तो ये एक बड़ा ही खुशाइंद अमल है कि जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी। ख़ास तौर पे लाहौर रंग की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है और लोग जिस तरह से इसको देखते हैं, हम भी यूट्यूब पे इसको अक्सर लाहौर रंग को वॉच करते हैं, कई प्रोग्राम बड़े पसंदीदा प्रोग्राम है, तो इसी तरह से आप अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे अहम बात डॉक्टर साहब ने फरमाई वो ये है कि यहाँ पर लोगों को पता नहीं चलता। लोगों को ये लोग किसी के घर में कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाता है तो लोग उसको एक तमाशा बना लेते हैं, ठीक है जी, उसके कई नाम रख देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये छोटा बच्चा जो आज यहाँ इस घर में पैदा हुआ है, ये भी मुआशरे का एक फ़ार रुकन बन सकता है और उसके लिए उसका इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि लोग जो है वो इसको एक मज़ाहिया अंदाज और उसका घर में उसको नज़रअंदाज कर देना ऐसे बच्चे को कि जिसके साथ कोई माजूरी, पैदाइशी माजूरी हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इस बात का पता चले। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर जो ममालिक हैं जैसा कि बरतानिया है, वहाँ इस किस्म की अवेयरनेस बहुत ग्रॉस रूट से दी जाती है। एग्जैक्टली, जो उनका पॉइंट है कि स्कूल्स में दी जाती है। स्कूल्स हैं, स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पे जो लोग माँ बाप हैं उनको भी इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है। अभी मैं एक प्रोग्राम में था वहाँ TV प्रोग्राम में, तो वहाँ जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जा रही थी कि उनको क्या प्रेगनेंसी के दौरान क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उससे बच्चे किस तरह से जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पैदा होने वाले बच्चे। तो इस बात की ट्रेनिंग दी जा रही थी कि भाई आप इसमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करें
वर्जिश कौन सी करें, एक्सरसाइज कैसे करें, उससे भी एक ये भी अवेयरनेस अगर दी जाए तो प्री आई मीन जो डिलीवरी है उससे भी बच्चों को जो है वो टेढ़े पाँव वाले बच्चे या माजूर बच्चे पैदा होने से रोका जा सकता है। तो इस किस्म के सेशन यहाँ होने चाहिए। अच्छा देखिए इमदाद साहब, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, बिकॉज टीवी एक ऐसा मीडियम है कि वी नीड टू डिस्कस एवरी काइंड ऑफ थिंग्स एट एवरी एक्सपेक्ट। हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को डिस्कस करें, क्योंकि देखिए थोड़ा रियलिस्टिक हो जाते हैं। ग्लैमर हर जगह चाहिए होता है, तो वो हर जगह कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इस मीडियम की ये भी है कि हमें कोई भी बात करते वक्त आर या शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये आपके लिए ही है। अगर इस पूरे प्रोग्राम के 1 घंटे के प्रोग्राम में मुसलसल एक बात सुन रहे हैं और वो कहीं क्लिक करती है आपके दिमाग में और आपको लगता है कि नहीं मुझे आई शुड गो फॉर दिस, तो मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाता है। नईम साहब आप कहिएगा, अगर घुर की टीचिंग अस्पताल की बात की जाए, आपने कहा कि हम ट्रेन करते हैं लोगों को, इसके अलावा फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या क्या अवेलेबल है वहाँ? सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा एक छोटी सी बात। आज से कुछ साल पहले जब स्पाइन सेंटर का हमने आइडिया कंसीव किया था, तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि अगर किसी के स्पाइन में कुछ चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो फैमिलीज इतनी कंफ्यूज होती थी कि उनको पता नहीं होता था हमने लेके किधर जाना, कहाँ जाए। और होता है था अगर पेरीफ्री में है, लाहौर से बाहर के एरियाज हैं जहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो मरीज़ वहाँ पे पड़े पड़े, अगर उनको निचला धड़ काम नहीं कर रहा या कुछ उनको नीचे माजूरी आ गई है, तो बेड्स पे लेटे लेटे उनके पीछे ज़ख्म बन जाते थे और उनकी मतलब हालत बहुत बिगड़ जाती थी। तो एक तो ये अवेयरनेस के लेके कहाँ जाना है। तो जब हमने ये स्पाइन सेंटर को बनाया तो आइडिया ये था कि जिस तरह खुदा ना खास्ता किसी को दिल का मसला होता है, तो एकदम से आपके जहन में क्या आता है कि इसको कहाँ लेके जाना है, PIC, कार्डियोलॉजी लेके जाना है। तो आपको सोचना नहीं पड़ता, फौरन उठाते हैं ले जाते हैं। तो हमारे पास भी हम ये सोच रहे थे इस आइडिया को कि कोई सेंटर ऐसा हो कि मरीज की कमर में चोट लगे, उसको सोचना ना पड़े, एकदम से उसको क्लिक करें हमने फला जगह जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। अब हमारे पास पूरे पाकिस्तान से, इवन अफगानिस्तान से, तो पेशेंट जो भी स्पाइन ट्रॉमा के पेशेंट्स आते हैं वो उनको सोचना नहीं पड़ता, एंड दे डायरेक्टली लैंड टू इन। अच्छा, स्पाइन में एक और चीज़ है, स्पाइन में जो ट्रीटमेंट का एक पीरियड होता है, दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड टाइम, जिसको हम कहते हैं इस पीरियड में अगर ट्रीट हो जाए तो मरीज काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ले सकता है। इस छोटे से पीरियड को, विंडो पीरियड को, अगर हम कहें कि 24 आवर्स या 48 आवर्स होते हैं, इसके दौरान अगर हम उस पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं तो उसकी जो निचले धड़ में जो कमज़ोरी या मजूरी आती है वो काफ़ी हद तक रिकवरी के चांसेस है। लेकिन अगर इससे लेट पेशेंट आता है तो फिर सर्जरी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे नहीं होते। तो इस अवेयरनेस का प्रोग्राम का अवेयरनेस का मतलब ये है कि पेशेंट्स को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाए एक ऐसी फैसिलिटी में जहां पे उसकी ट्रीटमेंट मुमकिन हो। अच्छा, ये इमीडिएट सोल्यूशन वाला जो काम है ना, देखिए आपने कहा कि कोई हार्ट अटैक होता है तो हमें इमीडिएट क्लिक करते हैं कि हमने PIC जाना है। तो एट द सेम प्लेस ये जो स्पाइनल के इश्यूज होते हैं ये बहुत कम टाइम होता है, बहुत स्पेसिफिक और बहुत कम टाइम होता है, इसमें आपने फौरन इलाज करना होता है। और उस दौरान हम ये सोचते रहते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे हमने जाना है, जहाँ स्पेशलाइजेशन मिल सकती है। ये हमेशा दिमाग में सवाल आता है। हम जैसे बंदों के आते हैं जो लोग घर में बैठे हैं, इनको बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी लोगों को अवेयरनेस आ गई जब से हमने घुरकी में सेंटर बनाया। और दूसरा ये कि इस स्पाइन के जो इश्यूज हैं इसमें अब देखें कि अगर किसी का निचला धड़ माजूर हो गया और अगर वो स्पेसिफिक टाइम पे नहीं पहुंच सका तो आप सोचें पूरी ज़िंदगी उसको फिर वो मजूरी भुगतनी पड़ेगी। ठीक, तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्पाइन के इश्यूज़ के अलावा साथ आप मुझे ये बताएगा कि अगर हम बात करें, हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे और प्रोग्राम से पहले भी, कि ये जो हड्डियों की चीज़ें होती हैं ये बड़ी स्पेसिफिक सी होती हैं और हर किसी को इसके बारे में नहीं पता होता। एक तो अस्पताल में जाके इसका इलाज होगा, जो सर्जरी आप करते हैं वो उससे होता है, लेकिन जो सिम्टम्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं जिससे लोगों को पता चल सके ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसको कैटर करने की ज़रूरत है, इसकी तशखीस की ज़रूरत है, इसके इलाज की ज़रूरत है। इस तरह के सिम्टम्स बताइएगा जो घर बैठे वाले लोग हैं। देखिए जी, इस पे सिम्टम्स तो बहुत होते हैं जो जिसके साथ प्रेजेंट कर सकता है बंदा। यूजुअली जॉइंट्स के पेन जो मसले होते हैं उसमें होता है कि ड्यूरिंग मूवमेंट पेन, जब मरीज उठता है या चलता है उसको तकलीफ होती है। उसके अलावा दूसरे जो मसले होते हैं, जो मोहरों के मसले होते हैं, स्पाइन के जो इश्यूज होते हैं, उसमें टांगों में और बाजुओं में खिंचाव आता है, दर्द आता है, इस तरह की अलामात। सडन आपने कोई काम किया, आप किचन में कुछ काम कर रहे थे, आपने वजन उठाया या कुछ भी किया तो सडन आपकी टांग में दर्द निकला। इस तरह की जो अलामात होती हैं ये शो करती हैं कि ये कोई ऑर्थोपेडिक स्पाइन रिलेटेड इशू पेशेंट को हुआ है। ठीक। इन चीज़ों को एक जनरल पॉपुलेशन को थोड़ा सा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। दूसरा, जो ट्रॉमा है, जो हमारा जो एक्सीडेंट्स हमारे हो रहे हैं, उसमें
اس کے بارے میں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹریفک رولز کی اتنی زیادہ لوگ فالو نہیں کرتے، اور جیسے ہیلمٹ نہیں پہنتے، پراپر ان کے جو کلودنگ ہے وہ پراپر نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں بہت سویئر ہوتے ہیں، اور جو انجری کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ بہت سویئر ہوتی ہے۔ اس میں جو اسپیشلی جو فریکچرز ہوتے ہیں، اگر وہ اوپن فریکچرز ہو رہے ہیں کہ جلد پھٹ گئی ہے اور ہڈی ایکسپوز ہو گئی ہے، تو اس میں پھر انفیکشن کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایک بار ہڈی کی انفیکشن پھر کئی سال مریض کا جان نہیں چھوڑتی۔ اور دیکھیں اس کے لیے جو پریکاشنز ہمیں بتائی جاتی ہیں، پتہ نہیں ہم اس کو فار گرانٹیڈ کیوں لیتے ہیں۔ ہیلمٹ کے استعمال پہ اتنا امپوز کیا جاتا ہے کہ ہیلمٹ کا استعمال کرے وہ آپ کے لیے کتنا پروڈکٹیو ہے، کتنا فائدہ مند ہے، یہ آپ ہی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں وہ کیا چیز ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں استعمال نہیں کرنا، جبکہ میرے خیال سے ایکسیڈنٹ میں جو چیز ڈائریکٹ ہٹ کرتی ہے وہ آپ کا دماغ ہوتا ہے، اس پانی۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ہیلمٹ پر ہم نے فوکس بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، باقی پوری باڈی کے اوپر کوئی فوکس نہیں کیا ہوا۔ یہ ایک اسٹرینج سی بات ہے، ہیلمٹ بہت ضروری ہے، ہیڈ انجری ہے، لیکن آپ اگر پاؤں سے شروع ہو جائیں، ایک بندہ اگر اس نے سلیپر پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنی ہوئی ہے اور اس کو انجری لگ رہی ہے، اس نے کوئی پراپر ایک عام سی شلوار قمیض پہن کے وہ پھر رہا ہے، ہٹ کرے گا تو آبویسلی اس کو بہت زیادہ اس کی اسکن ڈیمیج ہوگی۔ آپ کسی بھی پراپر جگہ میں دیکھیں جہاں پہ لوگ موٹر سائیکلز یوز کرتے ہیں، آپ دیکھیں پراپر اسپیشل کلودنگ، لیدر ویئر ہوتا ہے، اسپیشل کلودنگ کے بغیر نہیں پہنتے۔ آبویسلی ہیلمٹ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے، تو اس کو بھی لوگ فالو نہیں کر رہے اتنے اویئرنیس کے باوجود، لیکن باقی جسم بھی ہے اس کا بھی پراپر خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، دیکھیں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، خاص طور پر وہ خواتین جو ہمیں دیکھ رہی ہیں، یہ موڑوں کا درد، ہڈیوں کا درد یہ بہت عام ہے، جس طرح ہمیں لگتا ہے کہ بلڈ پریشر عام ہے، اور اس کے علاوہ شوگر آج کل بہت زیادہ ہے، کچھ ایسی 2-3 بیماریاں ہیں جو کہ ہر دوسرے بندے اور ہر تیسرے بندے کو ہے، تو اس کے کیا سلوشنز ہیں؟ یہ جو موڑوں کا درد ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ کپڑے صحیح سے نہیں پہنتے، وہ ایک دم ہوا لگتی ہے تو وہ ہڈیوں کو ہوا بھی لگ جاتی ہے، یہ اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں۔ اس میں ایک جو خواتین کو اسپیشلی جو چائلڈ بیئرنگ ایج میں خواتین ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے، ایک ہمارا ایک جنرل بنا ہوا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہتے ہیں جی میرا آپریشن ہوا تھا بچے کے لیے اور کمر میں ٹیکا لگا تھا اور اس ٹیکے کی وجہ سے میرا درد نہیں جا رہا۔ یہ کہ بہت بڑی متھ لوگوں میں بنی ہوئی ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی اور آپ کا سارا باڈی اسٹریچ آؤٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے مسل جو اسٹریچ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ خود کبھی اپنی اسٹرینتھ میں نہیں آتا۔ اچھا، تو بہت ضروری ہے کہ آپ نے پراپر فزیو تھراپی، ایکسرسائزز اور اپنی بیک کو اسٹرینتھ میں واپس لے کے آنا ہے، خود سے نہیں آتی۔ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں جو بیچاری 20 سال سے کمر کی درد میں پھر رہی ہوتی ہیں، اور کسی نے ان کو پراپر ریہیب کے لیے، پراپر فزیو تھراپی ایکسرسائزز کے لیے بتایا نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی برداشت کرتے یہی وہ سوچ کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ایک کمر میں ٹیکا لگ گیا تھا تو اب میری ساری زندگی درد نہیں ہے، مطلب اس کا کوئی سلوشن ایگزسٹ کرتا ہے۔ اچھا ویسے یہ بھی ایک سوال ہے، مطلب یہ اٹ سیلف ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی دیجیے گا کہ وہ جو انجیکشن لگتا ہے وہ خواتین نے یہ ڈائجسٹ کر لیا کہ یہ ایسے ہی رہے گا اور ساری زندگی اس کی پین برداشت کرنی پڑے گی، جبکہ اس کا سلوشن کیا یہ بتائے گا؟ اس کا سمپل سلوشن ہے فزیو تھراپی۔ اچھا، مسلز جو ڈیورنگ پریگنینسی کمزور ہو گئے ہیں ان کو ایکسرسائز کر کے، باڈی بلڈرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے مسلز کو کیسے بلڈ کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کر کے۔ تو بائی ڈوئنگ گڈ ریہیب، گڈ ایکسرسائز، اپنے مسلز کو طاقت میں لے کے آنا ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک اتنا سمپل سا کام ہے کہ اگر وہ خواتین اپنے آپ کو نارمل ایکسرسائز میں رکھتی ہیں تو ان کو ساری زندگی کبھی پین فیل نہیں ہوگا، ایک گولی بھی نہیں کھانی باڈی جو وہ موشن میں رہنی چاہیے، آپ کی اس کو مسلسل موشن میں رہنی اپنی چاہیے، فارم میں دوبارہ لے کے آنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ And the point is there is no effect of injection. انجیکشن کا کوئی رول نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دینا ہے۔ اور یقین کریں یہ اتنی پروڈکٹیو بات ہے، مجھے لگتا ہے پورے پروگرام کا کرکس ہے یہ، بیکاز لوگوں نے یہ ایزیوم نہیں کیا بلکہ یہ ڈائجسٹ کر لیا کہ اس ایک ٹیکے سے آپ کی ساری زندگی کا پین نہیں جا سکتا۔ ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں نا بیک پین کے ساتھ، پہلا کوشچن یہیں سے شروع کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا تھا اس کے بعد درد نہیں گیا، ایک ریزن مل گیا نا ان کو، ریزن مل گیا، بٹ there is no reason for that۔ مطلب اس کا سلوشن ہمارے پاس ہے، اس پر مزید بھی بات کریں گے کیونکہ ابھی بڑی پروڈکٹیو ڈسکشن ہے اور لوگوں کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ انداز آپ کہیے گا یہ جو میڈیا ہے ایک بڑا اسٹرانگ میڈیم ہے، آپ بینگ اے جرنلسٹ کیا فیل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں اویئرنیس کے زمرے میں تو آتی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے باہر کے رہنے لوگوں کی تو وہ انڈیویجولس جو ہوتے ہیں، انڈیویجول لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی اویئرنیس کیا ہے، وہ آگے سے آگے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، 4 بندوں سے بات کر کے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایک ہی فیکٹر بھی ہے کہ ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا، وہاں پر جو ہے
मुख्तलिफ फोरम्स बने हुए हैं। NHS जिस तरीके से काम करता है, डॉक्टर साहब समझेंगे होंगे, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, वो लोगों में अवेयरनेस पर्सनली जो है वो ऐसे स्कूलों में, जैसे मैंने आपको बताया, स्कूलों में ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो मराकज़ हैं उन पे वो ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, आगाही देते हैं लोगों को कि आपने इन अमराज पे जब तशखीस करनी है तो कैसे। मैं ग़ालिबन किसी भी ऐसे केस को नहीं जानता, 20-22 साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ, कि जिसने कोई जाके, जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि 40 साल की उम्र में बताया हो कि मुझे टीका लगा था और ये हुआ, उसी वक्त उनको अवेयरनेस आ जाती है। इसमें डॉक्टर्स हज़रात का भी एक बहुत अहम किरदार है, जो वहाँ की NHS है उसका भी है कि वो डायग्नोस फौरी तौर पे कर लेते हैं। लोगों के साथ उनका ऐसा एक कनेक्शन है सर्जरीज का कि लोग उनके पास जब रेगुलर मेडिकल चेकअप्स के लिए जाते हैं तो उनको ये भी पता चल जाता है कि भी ब्लड टेस्ट वगैरह के ज़रिए कि इनमें कौन से विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, और उसकी वजह से भी इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हड्डियों के प्रॉब्लम ख़ास तौर पे वो जो है वो उसमें यानी तेज़ी आ रही है, फिर उसी तरीके से वो उसी वक्त उनका इलाज करते हैं। बेसिकली ये सारा तो जो प्राइवेट सेक्टर में बहुत इन्होंने डॉक्टर साहब ने जैसी इन्फॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छी बात है। हुकूमती सतह पे भी मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को भी ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि जिससे अवाम के अंदर बुनियादी तौर पर आगाही हो और वो अपना इलाज करवाने के लिए इस। अच्छा, ये इससे पॉइंट बहुत अच्छा है कि एज ए इंडिविजुअल जो मैंने काम करना है वो मैं कर रही हूँ, जो डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने जो काम करना है वो कर रहे हैं, इमदाद साहब अपना मीडियम यूज़ करके काम कर रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल तो हम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के क्या काम है जो उन्हें करने चाहिए, और जब तक नहीं हुए इस पर बात करेंगे। लेकिन आज छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक पर जाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। प्राइमेक्स फॉर्म जो है वो हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, और अगर इस वार्डरोब की बात की जाए तो वार्डरोब बाय कारा है, कारा ऑफिशियल, कराची से इनका ताल्लुक है, लेकिन अगर आपको लाहौर में अवेलेबल होगा ये दी मोड पे और फेज़ 3 में वाई ब्लॉक में इनकी आउटलेट है। शबनम की एक्चुअली अच्छी बात ये है कि वो काउंसलिंग करती है कि आपको किस तरह के ड्रेस पहनने चाहिए, तो आप उन्हें जाएं और विजिट करें। इसके अलावा कारा ऑफिशियल को आप इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से तमाम देखने वालों को सुबह बखैर। बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है वो जारी है। बार बार हम इसको कैटर कर रहे हैं कि वो मसले मसाइल जो आपके एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आपको लगता है उनका सोल्यूशन कोई नहीं है। हमने बात की उन खवातीन की जिनको लगता है कि वो इंजेक्शन जो डिलीवरी के वक्त उनको लगता है सारी ज़िंदगी वो पेनफुल रहता है। नहीं, उसका सोल्यूशन भी है। कैसे है, कहाँ पे है, डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं और प्रिवेंशन क्या क्या की जा सकती हैं, इस पर बात करेंगे। रिमेनिंग टाइम जो हमारे पास है, कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस किया जाए ताकि आपके लिए फ़ायदा हो। डॉक्टर नईम, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वो साइबर नाइफ के नाम से जो एक मशीन है जो कराची में अवेलेबल है, लेकिन लाहौर से लोग जाते हैं क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ वहीं पे है। तो लाहौर में क्या प्लान है आपका इस हवाले से? देखिए, साइबर नाइफ पहले तो समझने की बात है मशीन किस चीज़ की है। साइबर नाइफ एक रोबोटिक वे ऑफ ट्रीटिंग ट्यूमर्स है। कैंसर को ट्रीट करने का एक रोबोटिक तरीका है। ठीक है। और कई बॉडी में कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑपरेशन से भी पहुँचना मुश्किल होता है, लेकिन साइबर नाइफ रोबोटिक वे से उसको जो ट्यूमर सेल्स हैं उसको किल कर देता है। अब ये पूरी दुनिया में गिनी चुनी मशीनें हैं और इनका इलाज जो अगर पूरी दुनिया में हम देखें तो पीपल हैव टू पे अ लॉट। तो पाकिस्तान में जो पहली साइबर नाइफ मशीन लगी वो कराची में लगी, और ये दुनिया की वाहिद मशीन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को केटर कर रही है। और इसी तर्ज की अब दूसरी मशीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एट घुरकी हॉस्पिटल लाहौर। अब इस मशीन के ज़रिए कैंसर का इलाज और मरीज़ों का फ्री इलाज इंशाल्लाह मुमकिन होगा। अगर हम इसके फ़ंड की बात करें तो इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, और तकरीबन पाकिस्तानी 40 से 50 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आधे पैसे तो इकट्ठे कर लिए हैं और हमने अपने उसकी जो सिविल वर्क होता है वो भी हमारा कंप्लीट है। मशीन हमारी उधर से शिप हो गई है इंशाल्लाह, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट इंशाल्लाह। और लेकिन लोगों से इसी प्रोग्राम के तवज्जो से अपील ये है कि जितना भी हो सके हमारे लिए उधर ताउन करें, फंड्स दें, ताकि हम इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरह से
रन कर सके और बहुत से मरीजों का फ़ायदा हो सके। सर मरीजों के फ़ायदे के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये काम करने के लिए विलिंग है, बिकॉज पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात बहुत हैं। कंपैरेटिवली अगर देखे जाए तो ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं स्लैंग लैंग्वेज में कि हुकूमत जो है ना वो हमें लगता है कि वो थोड़ी सी गरीब है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम बहुत अमीर है। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूट किया जा सकता है तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वो लोग रब्ता कर सकते हैं और टीचिंग गुरकी अस्पताल जो है वहाँ पर, या उसके अलावा डॉक्टर नईम से, डॉक्टर साद से रब्ता किया जा सकता है ताकि इसका मकसद पूरा हो सके। और ये मकसद अगर आप किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हद तक आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता करें और कंट्रीब्यूशन अपनी दें, क्योंकि ये उनका मुस्तकबिल है जिनके पास पैसे नहीं है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, पैसों की बात कर लेते हैं कि गुरकी टीचिंग अस्पताल में ये जो आप स्पाइन की सर्जरी होती है, बाकी दीगर जो आपने इलाज बताए हैं, इसका एक्सपेंस क्या है और लोग किस हद तक अफोर्ड कर सकते हैं? देखें, दैट इज़ अ ट्रस्ट सेटअप, और इस ट्रस्ट सेटअप में होता है ये कि जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें हम सर्जन्स फीस कोई कॉस्ट नहीं करते। ठीक है। इसी तरह जो एनेस्थीसिया फीस होते हैं वो भी पेशेंट को नहीं चार्ज करते, सिर्फ पेशेंट को पे करना पड़ता है वहाँ के हॉस्पिटल का थोड़ा बहुत खर्चा और मेडिसिन का खर्चा। लेकिन फिर भी अगर पेशेंट पुअर हैं तो उनको बहुत सारे, हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, कुछ फंड्स होते हैं जिससे हम उनको टोटल फ्री भी कर सकते हैं। तो वी हैव द फैसिलिटी टू केटर द पेशेंट ऑन फ्री बेसिस एज वेल। दैट्स रियली गुड। डॉक्टर साहब आप कहिएगा ये जो स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, इसके सेमिनार्स, वर्कशॉप होनी चाहिए, इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप लोगों ने यकीनन शुरू किया होगा? जी, हमने इसके ऊपर भी काम शुरू किया है। अबाउट अ मंथ अगो लम्स यूनिवर्सिटी में भी हमने एक सेमिनार अरेंज किया था। आउट पेशेंट हमने वहाँ पे पेशेंट्स को भी, जो बच्चे थे उनको भी हमने वहाँ पे देखा। बेसिक मकसद हमारे इस अवेयरनेस कैंपेन का, अब हमने प्लान, हमारा कैलेंडर हमारा सेट है, हमने इस ईयर में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में हमने ये अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स करनी है। मकसद इसका ये है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के, उन्होंने स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना है। ऑब्वियसली एक तो इसको इनकरेज करना है कि वो हेल्दी एथलेटिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। सेकेंडली कि अगर इन्वॉल्व होना है तो उसमें अपने आप को बचा के कैसे रखना है, सेफ कैसे आपने प्ले करना है। तो उसमें हमारी अवेयरनेस कैंपेन का बेसिक मकसद जो अभी हमने लास्ट की, उसका मकसद ये था कि प्रॉपर शू वेयर की इम्पोर्टेंस थी कि आपने स्पोर्ट्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि प्रॉपर शू वेयर आपका होना चाहिए। उसके बाद अब ऑब्वियसली अगर आप खेल रहे हैं तो चोट भी लगेगी, ये नहीं हो सकता कि ना लगे। अगर लग जाए तो आपने फर्स्ट एड कैसे करनी है अपने आप को, ताकि जो इंजरी है आप उसको मजीद ख़राब ना कर लें, कैसे आप वहीं पे उसको ऑप्टिमाइज़ करें, उसका ये मकसद था हमारे उस इवेंट का। प्लस जो बच्चों को और क्वेश्चंस थे वो हमने उनको आंसर किए, और जिनको कोई इश्यूज़ थे उनको हमने देखा और उनको डील भी किया। और ये इंशाल्लाह इस कैलेंडर ईयर में हमने सेट कर लिया है और हम ये मज़ीद कैंपेन्स भी शुरू कर रहे हैं। मतलब प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस और इसके अलावा बताना कि एहतियाती तदबीर के अलावा इमीडिएट सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि बाज़ वक़्त इमीडिएट सोल्यूशन से मसला हल हो जाता है, आपको ज़्यादा ग्राउंडली आगे जाना नहीं पड़ता। लेकिन मसले सभी तभी होते हैं जब हमें उसका इमीडिएट सोल्यूशन नहीं पता होता, वो चीज़ बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती है कि उसका प्रॉपर इलाज ही फिर हमें कराना पड़ता है। इमदाद साहब आप क्या कहेंगे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इसकी अवेयरनेस भी उतनी ही ज़रूरी है कि ये वो बच्चे हैं, अगर घर जाकर एक बच्चा डिस्कस करता है तो पेरेंट्स को अगर वो बात नहीं भी पता होती तो बच्चों के थ्रू वो पता चलती है। तो कॉलेज और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़, इसको पाकिस्तान में भी किस हद तक यूज़ किया जाना चाहिए जो कि नहीं किया जाता? बिल्कुल, देखें ये एक बहुत ज़्यादा अहम अदारे हैं जहाँ पर, जैसा कि आपने बताया कि डॉक्टर साहब ने बताया कि नौजवान जो खेलों कूद में जो है मसरूफ़ होते हैं तो उनको चोट लग जाती है। पहले तो वहाँ की जो कंपेन्स होंगी अवेयरनेस की, उसका फ़ायदा डायरेक्टली उन अदारों के बच्चों को भी पहुंचेगा, और फिर वही बच्चे जो ये सारी चीज़ों से जब आगाही उनकी होगी तो अपने घरों में भी यकीनन जो है वो अपने माँ बाप को भी इस बातों से बताएंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा उसी सवाल पे आना चाहता हूँ कि इस तरीका इलाज, ये डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में तो ये फरमा रहे हैं कि सारा ट्रस्ट का है, लेकिन क्या ये तरीका इलाज पाकिस्तान में आम आदमी की दस्तरस में है? और अगर नहीं है तो उसको किस तरह से आम आदमी की दस्तरस में किया जा सकता है? और मेरा ये भी सवाल है कि क्या पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आपकी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं, ताकि मैं आपका ये पैगाम वहाँ पहुँचाऊँ जहाँ आपका पैगाम पहुंचे तो आपको फायदा। बिल्कुल ऐसे ही है। नईम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। एक्चुअली बात ये होती है कि वो लोग तमाम जो हमें देख रहे हैं अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये रिलायबिलिटी और ये क्रेडिबिलिटी बड़ी मैटर करती है। ये लोग देखिए आजकल ज़माने में जब हम किसी की मदद करते हैं तो मदद करने से पहले 100 दफ़ा सोचते हैं क्या ये डिज़र्व करता है, क्या हमें देना चाहिए। लेकिन ऐसे क्रेडिबल लोग जिनको आज हमारे सेट पे बुलाने का, हमारे प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये है कि ये एक्सपेंस जो है ये वाकई बहुत बड़ा इशू है।
وہ تمام لوگ جو علاج کرانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اس طرح کے اسپتال, اس طرح کے لوگ فری آف کاسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ضرورت یہ کہ آپ ان تک پہنچے. نعیم صاحب, یہ جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ وہ کاسٹ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یا کتنی ہوتی ہے, دیکھیں یہ گرکی ہاسپٹل بیسکلی ہم نے جب سیٹ اپ کیا تھا اسپائن سینٹر, دیٹ از ناٹ فار پیپل ہو آر ایٹ دا اپر کلاس, ایلیٹ کلاس. مطلب ہم نے شروع کیا بیسکلی فار دا پور پیپل, ٹھیک ہے, بٹ ہم نے اس نظریے سے کہ جو ایک اپر کلاس فیسلٹی انجوائے کر رہی ہے تو ہماری پور کلاس بھی اسی طرح سے اسی فیسلٹی کو انجوائے کرے. اب آپ آ کے ادھر آپ سر وزٹ آ کے کریں آپ ہمارے ہاسپٹل کو, آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ کوئی تمیز نہیں ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے, اور سارے وارڈس ہمارے ایئر کنڈیشنڈ ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا نا وارڈس کا اگر ذہن میں آتا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسی چیز جہاں پہ بلیاں پھر رہی ہیں سب کچھ, جی. تو انوائرمنٹ ہماری ایسی ہے, بالکل ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ ہے, اور فیسلٹی یہ شروع ہم نے پور پیشنٹ کے لیے کی تھی, ٹھیک ہے. اور اس میں جو کاسٹ کی بات ہے وہ کاسٹ بہت منیمل اور اتنی ہوتی ہے کہ پیشنٹ افورڈ کر سکے, لیکن پھر بھی میں نے بتایا وہ پیشنٹ جو اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے بھی ہمارے پاس میکینزم ہے, ان کے لیے بھی ہمارے پاس فنڈس ہوتے ہیں. اچھا, اسی پروگرام کی توسط سے تھوڑی سی باتیں اور میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ پریونشن ہے. ابھی ساتھ نے بات کی کہ اسپورٹس انجریز, ہمارے ایک اور کلاس کے بچے ہمارے پاس جب ہم کلینکس پہ بیٹھے ہوتے ہیں آتے ہیں ہمارے پاس کمر پکڑ کے یا کچھ اور پکڑ کے, یہ انجریز ہوتی ہیں جم انجریز. جم جانے کا سب بچوں کو شوق ہوتا ہے, 18, 19, 20, 21 سال کے بچے ایگزیکٹلی بہت جاتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں. اچھا, جس دن ہم پہلے دن جم جاتے ہیں, ساری زندگی ہم نے واک بھی نہیں کی ہوئی, ہم جم جاتے ہیں اور پہلے دن ہی ہم سمجھتے ہیں آج کچھ بن کے نکلنا ہے, بن کے نکلنا. اچھا, اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں؟ ہم ایک صاحب جو 1 سال سے ادھر آ کے ایکسرسائز کر رہے ہیں اس کو دیکھ کے میں نے سوچنا میں نے بھی ایسے ایکسرسائز کرنا, اس کی باڈی میں وہ یوز ٹو ہے اس ایکسرسائز کی, ہماری باڈی یوز ٹو نہیں ہے اس ایکسرسائز کی. تو ہوتا کیا ہے کہ کبھی ہماری کمر میں انجری آ جاتی ہے, کوئی ڈسک پرولیپس ہو جاتی ہے, جھک کے ایکسٹرا ویٹ اٹھا لیتے ہیں. تو جی جانا ہے تو اس میں بہت پہلے اپنی باڈی کو وارم اپ ڈیز, اس کے بھی ایکسرسائز ایسی نہ کریں کمر جھکا کے ایکسرسائز ہو. تیسری بات آپ نے کہ ساری جو ایکسرسائز لگی ہیں یہ میرے میں نے سوٹ کر رہی ہیں, بڑی عام غلطیاں ہو. ٹرینر حضرات میں بھی تھوڑا سا جو اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں, حالانکہ ہر باڈی اللہ بنائی ہے, فلیکسیبلٹی اور ایگزیکٹلی. تو اور دوسرا جو ہیزرڈ ہے نا, بچے کچھ ہیں پروڈکٹ کے سریے کھا لیں, وائٹامنز واٹ ایور, پہلے تو وہ کھاتے ہیں, شوق ہوتا ہے کہ ان کی پروڈکٹس کا افیکٹ آتا ہے, پھر وہ اسٹیرائڈس پہ چلے جاتے ہیں. اچھا, سال میں کئی بچے مطلب 10 سے 12 بچے ایسے ضرور آتے ہیں جو کہ اسٹیرائڈ کھا کے اپنے ہپ جوائنٹس بالکل اڑا کے آتے ہیں. اب جب اسٹیرائڈس کھاتے ہیں تو آپ کے جو کولوں کے جوڑ ہوتے ہیں یہ آپ کے بالکل خراب ہو جاتے ہیں, گل جاتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ ایک بچہ جو 20 سے 22 سال کا ہے اور وہ اسٹیچر پہ ہے بیکاز اسے اب چلا ہی نہیں جا رہا, اینڈ دیٹ از دا سائڈ افیکٹ آف اسٹیرائڈ یوز ایٹ جم. تو میں سارے بچوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر ایکسرسائز کریں بڑے دھیان سے کریں, سلو پیس پہ کریں, اور اسٹیرائڈس کا استعمال بالکل نہ کریں. اچھا دیکھیں, اس کے لیے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جو ہم بہت سنتے ہیں, پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہ پریکاشنز جو ہیں اگر آپ کریں گے, آپ جم جائیں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ جو 1 سال سے جم کر رہا ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی باڈی یوز ٹو ہے. آپ اگر فرسٹ ڈے جائیں گے اور جم جا کے آپ ہر چیز کو یوز کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو لگتا ہے 2 دن میں آپ بالکل فٹ ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. گریجویٹ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہوتی ہیں, آپ 1 دن میں نہیں کر سکتے. دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ, میں جو بھی آتے ہیں جم سے بچے, میں ان کو پوچھتا ہوں کہ آپ کی ایکسرسائز کا ایم کیا ہے. ایم, آپ نے کسی کمپٹیشن میں جانا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں نے سر فٹ ہونا ہے. تو فٹ ہونے کے لیے اتنی اگریسو ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا, وہ اگریسو ایکسرسائز سے خراب ہو کے آتے ہیں. آج کل فیشن بھی بہت ہے, اٹس اباؤٹ کہ آپ نے فٹ رہنا ہے, پتلے ہونا ہے, یا آپ کی باڈی شیپ ہونی, یہ تمام باتیں ایگزسٹ کرتی ہیں. لیکن آج کے لیے جو فیشن ہے نا کہ ہر بندہ جم جا رہا ہے, میں نے بھی جم جانا ہے, آپ سوچیں کہ مقصد کیا ہے آپ کا جم جانے کا. ایک اور آپ نے بھی ایک اور فیشن کی بات کی, فیشن ایک اور بھی آ گیا, یوگا. صبح اگر آپ پارکس میں جائیں تو سب یوگا کلاسز چل رہی ہوتی ہیں.
अच्छा, उसमें भी आप देखें हर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी डिफरेंट है, Yes. लेकिन वो जो योगा ट्रेनर है उसने सबको सब मैनूवर्स कराने हैं. मतलब वो स्टेप्स सेम है लेकिन हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, एज वो भी category- डिफरेंट है, बॉडी भी Yes, डिफरेंट age है. भी different, yes, yes. तो वो ओल्ड एज के पेशेंट आते हैं, कोई कमर पकड़ के, कुछ घुटने में वो बैठा जाता नहीं, वो ज़बरदस्ती बिठा देते हैं, फिर घुटनों में दर्द निकल आता है. तो डॉक्टर साहब, इन तमाम बातों के बावजूद, इस डिस्कशन के बावजूद जानने की जरूरत ये क्या है कि मेरी बॉडी को किस चीज़ की जरूरत है, एग्जैक्टली. मुझे क्या चाहिए, ये आपने मुझे खुद क्या से सोचना फील है, हो ये रहा खुद है, सोचना है और आपने. मुझे किस इलाज की जरूरत है, मुझे किस प्रिकॉशन की जरूरत है, मुझे किस बीमारी की तशखीस करनी है. इट्स ऑल अबाउट यू. तो डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आते होंगे, बहुत सारे ऐसे केस आते होंगे जो मेरे पास इश्यूज यही होंगे कि वो जो काम उनकी बॉडी के साथ यूज टू नहीं है या नहीं करना चाहिए उनकी बॉडी के साथ, वो वही करते हैं. तो ये बताने की, इस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि आप ये सोचें कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, नीड किस चीज़ की है. एग्जैक्टली ऐसे ही है. तो इसमें बेहतर ये है कि अगर आपने कुछ इस तरह का कोई स्टेप लेना है तो आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से एक बार डिस्कस ज़रूर कर लें कि आप ये काम करना चाह रहे हैं, क्या आपकी बॉडी इसको एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं. जैसे जॉगिंग है, इफ़ यू आर मोर देन 90 kgs, अगर आपका 90 kg से ऊपर वेट है तो जॉगिंग इज़ नॉट फॉर यू, आपके घुटने ख़राब कर देगी. ठीक है, यू नीड ब्रिस्क वॉक. तो ये इस तरह की चीज़ें बेसिक लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अगर लोगों को बताएं तो उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ सकता है. अब एक बंदा आपके पास आया, उसके नीज आर्थरेटिक हैं, उसके जोड़ घुटनों के ख़राब हो चुके हैं, तो आप वॉक उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन साइकिलिंग उसके लिए बहुत अच्छी है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि बेहतर है कि आप अगर फिटनेस चाह रहे हैं तो आप किसी एक प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस ज़रूर कर लें कि आपका एम ये है, आप ये करना चाह रहे हैं और कैसे आप अपने उस टारगेट को अचीव करें, बजाय इसके कि आप खुद चले जाएं. अब ये है कि अब जिम्स हैं, उनमें प्रॉपर इंस्ट्रक्टर्स सब जिम्स में नहीं है. के अलावा ना देखिए, हेल्थ केयर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, कंसल्ट के बाद ही आपको पता लगता है, लेकिन इस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि आप अपने बारे में खुद जानें कि आपकी बॉडी को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है. इमदाद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, किसी हेल्थ केयर से कंसल्ट करना है या डॉक्टर के पास जाना है या टेस्ट कराने हैं, लेकिन अपने बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या करेंगे तो इफेक्ट होगा. जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब की मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हर चीज़ जो है फैशन बनती जा रही है. Exactly. वो एक लड़का दूसरे लड़के को देखता है और कहता है मैं भी जाके वेट उठाऊंगा. और जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमा दिया कि उसके लिए हर बंदे के लिए हर एक्सरसाइज सूटेबल नहीं है. तो इसके लिए वही जो पहले से हम बात कर रहे हैं, आपने ये बड़ा अच्छा कदम उठाया है. मैं जब यहाँ आ रहा था और मुझे इनवाइट किया गया तो मेरा ख्याल था कोई मॉर्निंग शो है और उसमें कोई वैसे Glamour होगा, डांस वांस चमचमाते लोग होंगे, मैं कहा यार discussion मैं होगी किधर जा रहा हूँ, fashion मैं की. तो संजीदा सा आदमी हूँ. नहीं, लेकिन आपने इतने संजीदा टॉपिक पे मैं अपने तमाम दोस्तों को भी बताऊंगा कि आपने जो अवेयरनेस की बात जो इतना संजीदा के बीमारियों के बारे में और ख़ास तौर पे ये जो हड्डियों की बीमारियां सर, हमारा हैं उसके मकसद बारे ये है. में लोगों में अवेयरनेस, तो मैं वही कहूँगा दोबारा फिर कि लोगों को फैशन से ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है. और लोग जो हैं वो ट्रेनर के पास जाएं, ट्रेनिंग लें एक्सरसाइज की. हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता. देखा देखी काम ना किया जाए. हमारे यहाँ जो है वो जो भी जिम जाना शुरू करते हैं लोग, उनके अलहदा से सेशन उन्होंने, जैसे कि उन्होंने कहा एक ही ट्रेनर जो है सबको एक जैसी वो ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसा नहीं है. वहाँ अलहदा से सेशंस हैं. जिसकी जो कोई डायबिटीज़ है उसको अलहदा से ट्रेनिंग दी जा रही है कि उसने कौन सी मशीन पे खड़े होना है. और जो कोई दूसरी किसी बीमारी का मरीज़ है या जो सेहतमंद आदमी है और अपनी सेहत को डेवलप करना चाह रहा है, उसको भी इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है कि उसने एक्सरसाइज कैसे करनी है. बेसिकली ट्रेनिंग की जरूरत है. डॉक्टर नईम, आप कंक्लूड करते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोग जो आपसे रब्ता करना चाहते हैं, वो लोग जो इलाज करना चाहते हैं वो लोग, और जो आपकी मदद कर सकते हैं वो लोग? देखिए, सबसे पहले तो प्रिवेंशन, अपना ख्याल रखें. और अपना ख्याल रखने के लिए ज़रूरी है कि पहले कुछ अपने आप को अवेयर भी करें. अगर आप देखें, कोई भी चीज़ आपको प्लेट में रख के नहीं मिलती, ऐसे ही है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है. अगर कुछ आपने माशरे में कुछ चीज़ें सीखना है, अच्छी बुरी चीज़ें सीखनी है, तो उसके लिए आपको निकलना पड़ता है, उसके लिए चीज़ें सीखना पड़ती हैं, लोगों से मिलना पड़ता है. और जो चीज़ें आपको नहीं समझ आती, अब तो देखें इंटरनेट फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है, इसका भी बड़ा हार्मफुल इफेक्ट है. ऐसे ही है. इंटरनेट फैसिलिटी, अच्छा कुछ लोग ऐसा होता है कि अपनी बीमारी को खुद तशखीस करते हैं. ठीक है. और सपोज किसी को लो बैक पेन हो गया, खुद मतलब उसने अपना तशखीस किया. डॉक्टर आपको नहीं बनना चाहिए, खुद अपना डॉक्टर आपको नहीं बनना चाहिए. आज के प्रोग्राम में एक्चुअली वक्त कम है, डिस्कशन बहुत प्रोडक्टिव है और हमारी कोशिश है कि इसको परसू किया जाए, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा प्रोग्राम करेंगे और आपको बुलाएंगे भी. आप सब मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया. डिस्कशन बहुत अच्छी थी. आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह मिलते हैं कल. अल्लाह हाफ़िज़.